अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। गुज़श्ता साल अगस्त में बांग्लादेशी तलबा ने एहतिजाजी तहरीक के ज़रिए मुल्क की 5 मरतबा की वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया था और उनके 15 साल आमराना तर्ज हुक्मरानी से बांग्लादेशी आवाम को छुटकारा दिलाया था, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ने मुल्क से फ़रार होकर भारत में सियासी पनाह हासिल कर ली थी और मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम हो गई थी। साथ ही शेख हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत के आला ओहदेदारों के खिलाफ तलबा तहरीक को दबाने के लिए ताकत के बेदरेक इस्तेमाल और कत्लेआम के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा कायम किया गया था और आज उसी मुकदमे में बांग्लादेशी खुसूसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम ठहराते हुए सजाए मौत सुना दी है। ढाका में कायम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में चलने वाले इस मुकदमे में चार्जशीट ये थी कि शेख हसीना वाजिद ने गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर बराह रास्त क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में 1400 अफराद मारे गए थे और तकरीबन 25,000 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। मगर ख़ुद शेख हसीना वाजिद ने इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। शेख हसीना के साथ साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान को भी सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि साबिक IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें ये रियायत या नरमी इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और साथ ही शेख हसीना वाजिद और चौधरी अब्दुल्ला के खिलाफ गवाही दी थी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आज जब ये तारीखी और गैर मामूली फैसला सुनाया गया तो इसे बांग्लादेशी टेलीविज़न और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फेसबुक पेज समेत बड़ी स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाया गया। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, मगर फिर भी अदालती फैसले के वक्त शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए और इस इमारत का बचा हुआ हिस्सा तोड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सज़ाए मौत का फैसला आने के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत से उनकी फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के मुआहदे के तहत शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करने का पाबंद है। खुद भारत की तरफ से शेख हसीना वाजिद की सज़ा के फैसले पर रद्द किया गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक भारत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुतालिक बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को नोट किया है। बतौर हमसाया भारत बांग्लादेशी आवाम के बेहतरीन मफाद के लिए पुरअज़्म रहेगा, जिसमें बांग्लादेश में अमन व अमान, जमहूरियत, शमूलियत और इस्तेहकाम शामिल है। हम इस हवाले से हमेशा तमाम स्टेक होल्डर्स से तामीरी अंदाज में बातचीत करते रहेंगे। वैसे तो बांग्लादेश की पूरी तारीख सियासी जोड़ तोड़, आमरीत, सियासी इंतकाम और फ़ौजी बगावत से भरी पड़ी है, मगर ये गैर मामूली वाक़या है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत सुना दी गई हो। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इस लैंडमार्क केस की समाअत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मजुमदार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता साल ही शुरू की थी और आज 453 सफ़ात पर मबनी फैसला जारी किया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक IG पुलिस को तलबा के एहतजाज के दौरान कत्लेआम, तशद्दुद और ताकत के बेदरेक इस्तेमाल का मुजरिम करार दिया गया है। शेख हसीना को 3 इल्ज़ामात में मुजरिम ठहराया गया है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक IG को 2 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है, जिनमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बराह रास्त फायरिंग के शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर अमल करने और अपने मातहत फोर्सेस को ना रोकने के जराइम शामिल हैं। फैसले के मुताबिक शिया ने जुलाई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर तशद्दुद को भड़काया कि क्या फ्रीडम फाइटर्स की औलादों के बजाय रज़ाकारों की औलादों को नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने ये कहकर मज़ीद हालात ख़राब कर दिए कि हुक्मरान जमात अवामी लीग का तलबा विंग ही एहतजाज करने वाले तलबा को काबू करने के लिए काफ़ी है। इसलिए ट्रिब्यूनल ने करार दिया कि शेख हसीना की ये बयानात और मुजाहिरीन पर हमला करने वालों को सज़ा न देने का रवैया दोनों मिलकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रिब्यूनल के फैसले में ढाका साउथ के साबिक मेयर शेख फजल नूर के साथ शेख हसीना की फ़ोन कॉल का हवाला भी शामिल है, जिसमें शेख हसीना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुहलिक असलहा इस्तेमाल करने और बगावत में शरीक अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में शेख हसीना के इन अल्फाज को यूँ नकल किया है कि पुलिस को हुक्म दिया गया कि जहाँ मौका मिले मुजाहिरीन को गोली मार दो। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि हुकूमत मारे जाने वाले या ज़ख्मी होने वाले मुजाहिरीन को मुआवजा अदा करे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि अब इंटरपोल वारंट के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। भारत में मुकीम शेख हसीना वाजिद ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर रद्दअमल देते हुए अपने तफसीली बयान में लिखा है कि मेरे खिलाफ जो फैसले सुनाए गए हैं वो एक धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने दिए हैं, जिसे एक गैर मुंतखब हुकूमत ने कायम किया और वही इसे चला रही है। एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है,
हसीना वाजिद का कहना है कि फैसले जानिबदाराना और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। अबूरी हुकूमत के अंदर मौजूद इंतहा पसंद अनासर कातिलाना इरादा जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश की आखिरी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को रास्ते से हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अवामी लीग को एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। शेख हसीना वाजिद के बयान के मुताबिक वो ट्रिब्यूनल के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से मुतालिक दीगर तमाम इल्ज़ाम तराशियों को भी बेबुनियाद करार देती हैं। उन्हें अपनी हुकूमत की इंसानी हकूक़ और तरक्की के शोबे में कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की तारीख़ में गुज़श्ता साल एक गैर मामूली और गैर मुतवक्के तब्दीली आई थी। आमिराना हथकंडों के ज़रिए 15 साल तक मुल्क में हुकूमत करने वाली वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को कोटा सिस्टम के खिलाफ उठने वाली तलबा तहरीक ने 1 माह के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ और मेरिट की बहाली के लिए पूरे बांग्लादेश में तलबा ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया, मगर ये एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया और इसमें बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें भी शामिल हो गईं और हुकूमत से कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा शिद्दत के साथ होने लगा। मगर जुलाई में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने मुज़ाकरात की बजाय मुज़ाहिरीन पर सख्त क्रैक डाउन कर दिया, जिससे मुल्क में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में मुज़ाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। इन पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए तशद्दुद किया गया। ख़ुद शेख हसीना मुज़ाहिरीन को दहशतगर्द करार दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान जमात की तलबा विंग और एहतजाज करने वाले तलबा में शदीद झड़पें भी सामने आईं, जिससे मुल्क में हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे और पुलिस की जानिब से भी आम मुज़ाहिरीन पर बरह रास्त फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अक्सर शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कुछ मकामात पर मुज़ाहिरीन को देखते ही गोली मारने के अहकामात जारी किए गए। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद और दीगर हुकूमती ओहदेदारों ने एहतजाज करने वाले तलबा को रज़ाकार करार दे दिया, यानी वो लोग जिन्होंने 71 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी और लफ्ज़ रज़ाकार को बांग्लादेश में गद्दार के तौर पर समझा जाता था। शेख हसीना वाजिद के इस रवैये से मुज़ाहिरों में मज़ीद शिद्दत आ गई। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की तलबा तहरीक हेडलाइंस में आ गई, मगर तब ये वाज़ेह था कि शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो मुज़ाहिरीन को ताकत के ज़रिए दबाना चाहती हैं। मगर फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने शेख हसीना वाजिद की इक़्तिदार में गिरफ्त कमज़ोर कर दी और बांग्लादेश में वो तब्दीली आई जिसकी कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। 4 अगस्त को अचानक अवामी लीग की हुकूमत के लिए फ़ौज की हिमायत ख़त्म होने के आसार वाज़ेह हो गए और शेख हसीना वाजिद के हालात यकसर बदल गए। शेख हसीना के करीब समझे जाने वाले बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने कहा कि फ़ौज हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी आवाम के साथ खड़ी रहेगी। फिर उसके बाद फ़ौजी एहलकार सड़कों पर तो नज़र आए, मगर उन्होंने मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। और अगले ही दिन यानी 5 अगस्त को एक ख़बर सामने आई कि बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया है और फिर कुछ ही देर बाद शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई। खबरें सामने आईं कि वो फ़ौज के C-130 तैयारे में बैठकर भारत रवाना हो गई है, मगर इससे पहले वो एक तकरीर रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, मगर उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। जैसे ही शेख हसीना वाजिद की इस्तीफ़े की इतलात मुज़ाहिरीन तक पहुँची तो ढाका में मौजूद मुज़ाहिरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गए और वहाँ तोड़ फोड़ करते हुए सामान उठा कर ले गए। मुज़ाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद की जमात, अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों पर हमले किए, सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ की और आग लगाना शुरू कर दी। मुश्ताइल मुज़ाहिरीन ने वज़रा की ज़ाती गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी गिरा दिया गया और उनसे मुंसलिक म्यूज़ियम में भी तोड़ फोड़ की गई। साथ ही मुज़ाहिरीन शेख हसीना वाजिद के ट्रायल का मुतालबा करते रहे, उनकी मुल्क वापसी का मुतालबा किया गया और आज तकरीबन 15 महीने बाद बांग्लादेश में उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मरतकब करार देते हुए सज़ाए मौत सुना दी गई है। अहम बात यह है कि 15 साल इक़्तिदार से अचानक बेदखली से पहले भी शेख हसीना वाजिद ने सियासी और ख़ानदानी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। शेख हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को फ़ौजी बगावत के दौरान फ़ौजी एहलकारों ने घर में घुसकर अहल खाना समेत कत्ल कर दिया था। उस वक्त शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन मुल्क से बाहर थी, इसीलिए उनकी जान बच गई। फिर बाद में शेख हसीना वाजिद उनकी सियासी जानशीन बन गई। 1981 में शेख हसीना वाजिद जलावतनी ख़त्म करके भारत से बांग्लादेश वापस लौट आईं और अवामी लीग की सरबराह बन गई। इस दौरान उन्होंने अपनी सियासी हरीफ और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया के साथ मिलकर फ़ौजी आमिरियत के ख़िलाफ़ होने वाली अवामी बगावत की क़यादत की, जिसने 1990 में फ़ौजी आमिर जनरल हुसैन अहमद इरशाद के इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया। इस तहरीक में शेख हसीना वाजिद बतौर अवामी लीडर मकबूल होकर सामने आई। 1996 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद पहली बार बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म बनी, मगर उनकी हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे और 2001 के इलेक्शन में उन्हें खालिदा ज़िया से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
2007 में बांग्लादेश में एक बार फिर फ़ौज ने बगावत करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और फ़ौज ने खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद दोनों को जेल में डाल दिया। फिर 2008 में कबूली हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों को रिहा कर दिया गया और इंतखाबात में अवामी लीग और इसका अलायंस बड़े मार्जिन से कामयाब हुआ और 2009 में शेख हसीना वाजिद दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई और फिर शेख हसीना वाजिद ने 2014, 2019 और 2024 के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मगर इन इंतखाबात की साख पर सवालात उठते रहे हैं। तमाम इस दौर को बांग्लादेश की मुआशी तरक्की के हवाले से अहम करार दिया जाता है। 2011 में शेख हसीना वाजिद ने आइन में तरमीम करके इंतखाबात निगरान हुकूमत के ज़रिए करवाने का कानून ख़त्म करवा दिया, जिसके बाद 2014 में शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इंतखाबात करवाए, जिसको अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया था। अपोजिशन ना होने की वजह से अवामी लीग ने इन मतनाज़े इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में आई। इसी तरह 2018 के इंतखाबात भी काफ़ी मतनाज़े थे, जिसमें शेख हसीना वाजिद की जमात ने 96% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और इस पर इलेक्शन से मुताल्लिक धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। जबकि जनवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी ज़्यादा मतनाज़े हो गए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान ये तनकीद होती रही कि बांग्लादेश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है और मुल्क वन पार्टी स्टेट बनता जा रहा है। शेख हसीना पर आज़ादी इजहार राय को दबाने का इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मतनाज़े वॉर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तनकीद की। 2013 के बाद से मतनाज़े वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कई अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सज़ाए मौत दी थी। यानी अपोजिशन, मीडिया और हुकूमती नाक़दीन सभी हुकूमती अताब का शिकार थे और इस दौरान ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि शेख हसीना की सामराना तर्ज़ हुक्मरानी का खात्मा मुल्क के तलबा करेंगे। हम बात करेंगे ढाका में मौजूद बांग्लादेशी सहाफ़ी आशिक महमूद से। आशिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जिस गमों गुस्से और जिन फसादात के नतीजे में हसीना वाजिद साहिबा का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, क्या वो गमो गुस्सा अब भी बरकरार है बांग्लादेश में? और आज के इतने अहम वर्डिक्ट के बाद रद्द-ए-अमल क्या है बांग्लादेशी आवाम में? First of all, thank you for having me. I want to apologize for first time because my Hindi or Urdu is not very good. I'll try to make this one understand what I'm trying to say. First of all, you know that and people of Bangladesh is very happy today because the verdict it came for the people of Bangladesh, and you know there is a mass murder happened in 2024 in July. In that, which one people of Bangladesh is mentioned, there's a July revelation. And in that situation, basically in the courtroom, in the tribunal, ICT, International Criminal Tribunal Court, in that court today was all the victim families and victims were there, and they were waiting for this verdict. And it came, although whatever they were expecting in that way, that's what happened. And the situation in Bangladesh, I'm in the capital, I'm in Dhaka. The situation in Bangladesh is that there is demonstration. There is in two ways. The both sides there is a demonstration. One demonstration is the people who are pro-revolution, pro-July revolution. They did show their demonstration to the on behalf of the people who are against of Awami League regime, last government regime, and Sheikh Hasina was it regime. And they showed their demonstration, and they tried to. They already broke the number 32 house in Dhanbandi, which one was Sheikh Mujib house. The rest of them, which one was there, they want to break this one today as well. They bring 2 bulldozers there, and there is a hitching with the police and the military persons, because there's military person is in the road in the street still for the law and enforcement. That's one demonstration, and at the same time, you understand Awami League is the one most oldest political party in Bangladesh as well. And they have their supporters. They have minimum 10 to 15% people support Awami League, and they have shown their demonstration as well. There is
some of they gave fire on the bus. They bust some of the cocktail in the some of the road. But it's not that much demonstration. Which one it's supposed to be? As a political party, Awami League is the most oldest political party and the one big political party in Bangladesh. That's the situation at the moment in Bangladesh. And आशिक महमूद, हमने ये देखा है कि जब अबूरी हुकूमत आई है उसके आने के बाद से फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, यानी भारत से, इंडिया से वो रिलेशनशिप नहीं है अब। तो ये तब्दीली भी जो अवामी नब्ज़ है उसके मुताबिक है, पब्लिक की भी ख्वाहिश यही थी कि ये तब्दीली हो फॉरेन पॉलिसी में बांग्लादेश की। It's not the shift, the foreign policy of Bangladesh. I wouldn't say this one is a big shift. It's basically what happened last 15, 17 years. The government, which one led by the Awami League, led by the Sheikh Hasina, it was too much pro-Indian policy. And people of Bangladesh didn't like that one. People of Bangladesh thought that most of the foreign policy is going against the Bangladeshi people wills. At the moment, this policy is not taken by the government, which one is established in Bangladesh. That's the changes. It's not the changes like Bangladesh foreign policy is going from India to Pakistan or Pakistan to America. It's not like that. The policy is which one it was taken by the Awami regime, by the Awami government last 15 years. Very pro-Indian foreign policy. This one is not happening at the moment. That's the changes. It's not the shift. It's the changes of the foreign policy of Bangladesh at the moment. बहुत शुक्रिया आशिक महमूद ढाका से बता रहे हैं। ढाका में हालात नॉर्मल हैं, पुरअमन है, एहतजाज ज़रूर किया जा रहा है, हसीना वाजिद के हामियों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर एहतजाज हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले के हक़ में हो रहे हैं। और जो तब्दीलियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से की गई हैं बुरी हुकूमत के आने के बाद, उससे मुतालिक उनका कहना था कि बांग्लादेशी अवाम ये समझते थे हसीना वाजिद के दौर इक़्तिदार के दौरान कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो बांग्लादेश के मफादात और बांग्लादेश के अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। एक बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसके बाद अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जिस वक्त तक इंतखाबात की तारीख़ आती है अगले बरस तक, उस वक्त तक बांग्लादेश के हालात कैसे रहते हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज विफाकी आईनी अदालत के 2 मज़ीद जजेस ने हल्फ उठा लिया है और विफाकी आईनी अदालत ने आज से ही बाज़ाबता तौर पर केसेस की समाअत भी शुरू कर दी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत अब तक विफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस हल्फ उठा चुके हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ लिया। इससे पहले जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी और जस्टिस के आगा भी विफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पर हल्फ उठा चुके हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफज़ई के मुताबिक आईनी अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में आने के बाद कोर्ट रूम्स की मुंतकली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर बदसूर कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट नंबर 2 में बैठेंगे। खबर के मुताबिक कोर्ट नंबर 2 से जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की अदालत जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब की अदालत में मुंतकिल हो गई है। आईनी अदालत के जजेस जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी 2nd फ्लोर पर बैठेंगे। खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 2 में विफाकी आईनी अदालत का बोर्ड लग चुका है। इसके अलावा चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंच तश्कील दे दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफज़ई के मुताबिक बेंच 1 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। बेंच 2 में जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस के आगा शामिल है, जबकि बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस रोज़ी खान हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया था और हफ्ते के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। शम्स महमूद मिर्ज़ा ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो अपने ज़मीर और उसूलों की बुनियाद पर बतौर जज काम करने पर आमादा नहीं है, लिहाजा वो लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफ़ा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफे पर नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा भी इस्तीफ़े देकर इस सफ़ में शामिल हो गए। जजेस के ताज़ा तरीन इस्तीफ़ों को धड़ेबंदी की सियासत के ऐनक से देखा जाए तो मंजर सुहाना दिखाई देता है, लेकिन गैर जानिबदाराना नज़र से देखा जाए तो ये इस्तीफ़े पाकिस्तान में आइन, इंसाफ, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले हर फर्द के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। नज़र आ रहा है कि इस्तीफ़ों का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि अदलिया से होता हुआ पार्लियामेंट तक जाएगा। याद रखना चाहिए कि हर मुखालिफ को पकड़ा जा सकता है, ना ही मुल्क दुश्मन करार दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार रियासत मामला को ठंडा रखती है। साद रफीक ने मजीद कहा है कि दुश्मनों में घिरा न्यूक्लियर पाकिस्तान आखिर कहाँ तक और कब तक अंदरूनी महाजराई का मुतामिल होगा। देरीना तनाज़ात के हल के लिए नए तनाज़ात को जन्म देना दानिशमंदी नहीं कहलाता। इन इस्तीफ़ों पर खुशी के ढोल पीटने की बजाय पैदा होने वाली फॉल्ट लाइन्स पूर करने की फ़िक्र करना ही मुनासिब अमल होगा। इसके अलावा MQM और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के मामले पर आमने सामने है। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, तो एक डेडलॉक आया और उस डेडलॉक की वजह से हमें ये बात कही गई, वजीर आजम साहब की तरफ से रिक्वेस्ट की गई ये बात कहते हुए कि हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें एक मौका और दीजिए और बहुत जल्द हम इसको अगली तरमीम में इंशाअल्लाह ताला शामिल करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अब नहीं रहा और ना अब ये MQM का मैटर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, हो गया जो होना था। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाइए, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते, आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा है कि MQM नफरत की सियासत करना बंद करे। 27वीं तरमीम में बहुत से निकात थे जिनको पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। MQM ये चाहती है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं कि इनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। MQM समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। ये डिस्कशन भी नहीं है। चाहते पता क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको MQM की बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। उस बात हर दौर में MQM इक़्तिदार में रही है। जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। अभी भी इक़्तिदार में है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफरत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर करवा ली और इस पर अमल दरामद भी हो रहा है और बाज़ हुकूमती वज़रा 27वीं तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी कौमी असम्बली में MQM को यकीन दहानी करवाई थी कि बल्दियाती निज़ाम में तरमीम को बाहमी मशावरत से तय करेंगे। MQM की लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो तरमीम थी उसको हमने बाकायदा सपोर्ट किया और वो इस
तरमीम में उसका हिस्सा न बन सकी बावजूद, तो मैंने MQM को ये कमिटमेंट की कि मैं अपने हलीफ जमातों से, बिलावल भुट्टो साहब से और दूसरी जमातों से हम मशवरा करके इस मामले को हम बामी मुशावरत से तय करेंगे, और वो मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। वफाकी आईनी अदालत के जजेस ने हल्फ उठा लिया और काम भी शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही वफाकी आईनी अदालत कायम हो गई है। कुछ जजेस की कोर्ट तब्दील की गई है। हम बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, बड़ी तेज़ी से वफाकी आईनी अदालत का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन अभी बाकायदा इस अदालत की कोई काम करने की जगह नहीं है और 7 जजेस अब मौजूद हैं, हल्फ उठा चुके हैं चीफ जस्टिस समेत। किस तरह से काम कर रही है वफाकी आईनी अदालत, किस तरह से ये काम आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, देखें, वफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस ने आज जब हलफ उठाया तो उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस की तादाद हो गई है और आज ही हलफ बर्दारी तकरीब के बाद तमाम जजेस ने काम भी शुरू कर दिया है। अभी जो वफाकी आईनी अदालत के जजेस हैं उनके लिए 3 बेंचेस बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक बेंच है जो कोर्ट रूम नंबर 2 जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यून जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास थी, वो खाली करा के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दी गई है और वहाँ पे वफाकी आईनी अदालत का 3 रुकनी बेंच जो है वो अब केसेस की समाअत शुरू कर चुका है। ये चूँकि बड़ी जल्दबाजी में जो है इंतज़ाम किया गया है, तो अभी तक जो अदालत के बाहर नेम प्लेट है वो तक अवेज़ा नहीं की गई, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो नेम प्लेट थी उसको छुपा के और उसके ऊपर एक प्रिंट आउट प्रिंटर से निकाल के लगाया गया है और अदालत ने काम का आगाज़ किया है। इसके अलावा दीगर 2 बेंचेस जो हैं उन्होंने भी, जो पहले से तैयार अदालतें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस वहाँ पर काम कर रहे थे, वो उनसे खाली करा के और वहाँ पे 2 बेंचेस जो हैं उनको एडजस्ट किया गया है और केसेस की समाअत शुरू कराई गई है। जो 2 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उनकी अदालतों की जो कॉज लिस्ट थी आज समाअत के लिए उसको कैंसिल किया गया और चूँकि उनकी अदालतों को शिफ्ट किया जा रहा है, लिहाजा वफाकी आईनी अदालत के 2 बेंचेस जो थे वो इन सेकंड फ्लोर पर कायम 2 अदालतों में जो है मुंतकिल किए गए। तो आप ये कह सकते हैं कि वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस और तमाम के तमाम 7 जजेस जो हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की कॉज लिस्ट कैंसिल करके उनकी अदालतों को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके लिए जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफिसेस थे वो खाली कराए गए हैं और वहाँ पर इन 2 कोर्ट्स को मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि 4 जो दीगर अदालतें हैं वफाकी आईनी अदालत के लिए, वो उनके कोर्ट रूम्स 4 कोर्ट रूम्स 3rd फ्लोर पर कायम किए जा रहे हैं, उसमें कुछ वक्त लग जाएगा। जी ठीक है। अब वैसे आप तवील अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी इमारत भी तवील अरसे तक ऐसी लगता रहा कि एक आर्जी सी इमारत है। अब जो नई इमारत है वो तो काफ़ी वसी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंतज़ाम होगा, लेकिन जो वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए जगह अभी रखी गई है, ये सब आर्जी इंतज़ाम है, ये समझना चाहिए। बावजूद इसके कि उसके बेंचेस भी बन गए, 7 जजेस भी आ गए और काम भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये अभी आर्जी इंतज़ाम ही है, क्योंकि देखें वफाकी आईनी अदालत में अभी 7 जजेस ने हलफ उठाया है और काम का आगाज़ किया है। तो सूरत हाल ये है कि 7 कोर्ट रूम्स की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए जो 3 कोर्ट रूम्स हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से खाली कराए गए हैं। एक कोर्ट रूम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खाली किया है, जहां चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठ रहा है। 2 कोर्ट रूम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस थे उनसे खाली करा के दोनों बेंचेस को एडजस्ट किया गया है। 4 नई अदालतें कायम की जा रही हैं, लेकिन वफाकी आईनी अदालत के जो जजेस की कुल तादाद है वो 13 है। तो जब ये तमाम जजेस आ जाएंगे तो उसके बाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में भी कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रहेगी कि जहाँ पे मजीद अदालतें कायम की जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक आर्जी इंतज़ाम है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया है और फिल वक्त तमाम जो अदालतें हैं उनको तैयार किया जा रहा है ताकि जो बेंचेस हैं वो वफाकी आईनी अदालत भी अपना काम करती रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी अपना काम करते रहें, लेकिन इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो ज़रूर ढूंढना होगा। अवैस यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जारी रहे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हक़ के विरासत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि विरासत का हक़ खुदाई हुक्म है। औरतों को हक़ विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की वाज़ेह तालीमात के मुनाफी है। जस्टिस अतर मिनल्ला
और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच का तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जिसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़े से कबल तहरीर किया था। फैसले में लिखा है कि ये तनाज़ा उस जायदाद से मुतालिक है जिसके बारे में बीबी शाहिदा ने मार्च 2015 में दावा दायर किया था। इस मुकदमे में तकसीम जायदाद और नाजायज़ कब्ज़े से मिलने वाले मुनाफे की वसूली की दरख्वास्त की गई थी। बीबी शाहिदा और अबरार हुसैन आपस में बहन भाई हैं। उनके वालिद इरफान हुसैन खान 1 जनवरी 2002 को वफ़ात पा गए थे और पीछे 5 बेटे और 4 बेटियाँ छोड़ी थीं। अपने दावे में बीबी शाहिदा ने कहा कि ये जायदाद उनके वालिद की मिल्कियत थी और उनकी वफ़ात पर विरासत जारी हो गई थी। बतौर कानूनी वारिस वो बार बार अपना हिस्सा मांगती रहीं, मगर अबरार हुसैन ने यह हिस्सा देने से इनकार किया। अबरार हुसैन ने जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और उसका एक हिस्सा दूसरे वरसा की इजाज़त के बगैर किराए पर दे रखा है और हासिल शुदा किराया भी वरसा में तकसीम करने के बजाय अपने पास रखे हुए है। बाकी बहन भाई जिन्हें जवाब दहिंदा बनाया गया था, बीबी शाहिदा के दावे की तायीद में थे और उन्होंने दरख्वास्त मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की। दूसरी तरफ अबरार हुसैन ने मुकदमे की मुखालफत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में जायदाद उसे तोहफे में दे दी थी और कब्ज़ा भी उसके हवाले कर दिया था। अपने इस दावे के सबूत में इसने 30 जून सन 2000 के एक मुबैना करारनामे और यूनियन काउंसिल के नाज़िम का जारी करदा एक मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट पेश किया। इन्हीं 2 दस्तावेज़ात की बुनियाद पर वो दूसरे वरुसा को विरासत से बाहर रखना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने 7 नकात तय करने और शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के ज़रिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तमाम बहन भाइयों को उनके वालिद के कानूनी वरसा करार दिया और हर एक को शरई कानून के मुताबिक उनके हिस्से के हक के हवाले से हकदार ठहराया। अदालत ने मज़ीद हिदायत की कि जायदाद की तकसीम की जाए और अगर रकबे के मुताबिक तकसीम मुमकिन ना हो तो इसे फ़रोख्त करके रकम वरसा में उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम की जाए। पिटिशनर को यह भी हुक्म दिया गया कि वो किराए की कीमत में दूसरे वरसा को 3 साल के नाजायज़ कब्ज़े का मुनाफा अदा करे और ये रकम 25,000 रुपये माहाना की बुनियाद पर होगी। इसके अलावा पिटिशनर को जायदाद में किसी तीसरे फरीक का हक पैदा करने से भी रोका गया। अबरार हुसैन की पहली अपील 23 जनवरी 2021 को अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी और दूसरी अपील 4 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 30 जून 2000 के इकरारनामे और नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना सर्टिफिकेट को साबित करने की जिम्मेदारी अबरार हुसैन पर थी। वो ना तो तस्दीक करने वाले गवाह पेश कर सका और ना ही कोई काबिल एतबार और एतमाद पैदा करने वाला सबूत फराहम कर सका जिससे इन दस्तावेज़ात को हकीकी साबित किया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर नोट किया कि इकरारनामे में गवाहों की तफसीलात जैसे कि उनके पते और शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो मशकूक और नाकाबिल एतमाद ठहरा। इसी तरह नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट भी साबित ना हो सका। दोबारा इख्तियार अदालतों के ये मुत्तफ़िका नताइज ना तो मनमाने थे और ना ही कानून के ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद अबरार हुसैन ने हाई कोर्ट में दूसरी अपील दायर कर दी जिससे इन कानूनी वरसा को हक हासिल करने में ताख़ीर हुई जो उनके वालिद की वफ़ात के वक्त ही पैदा हो गया था। अबरार हुसैन के पास मेरिट पर कोई केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमेबाजी में लगा रहा और अपने बहन भाइयों की कानूनी विरासत से महरूमी का दौरानिया बढ़ाता रहा। इस अदालत के सामने उसकी ये दरख्वास्त मज़ीद एक कोशिश थी कि दूसरे वरसा के हकूक़ में ताख़ीर और रुकावट डाली जाए, जो कि महज अदालती अमल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ था। वफाकी शरई अदालत ने एक हालिया फ़ैसले में कुरान की हिदायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के उसूलों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया कि विरासत का हक हर कानूनी वारिस का है, चाहे मर्द हो या औरत। खुदा की तरफ से दिया गया हक है जिसे किसी तरह बराह रास्त या बिलवास्ता कम नहीं किया जा सकता। कानूनी वरसा खुसूसन ख़वातीन को विरासत से महरूम करना एक समाजी बुराई है और अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल यह करार देती आई है कि वरसा अपने मोरस की वफा के बाद की जायदाद की मिल्कियत हासिल कर लेते हैं। एक शरीक मिल्कियत का कब्ज़ा तमाम शरीकों के फ़ायदे के लिए तसव्वुर किया जाता है और किसी हक़ के दावे में ताख़ीर या विरासत की मुंतकिली को चैलेंज करने में देर करना उस हक़ को ख़त्म नहीं करता। हत्ता कि जब तोहफ़ा देने का दावा किया जाए तो भी जिसे तोहफ़ा दिया गया हो उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो साबित करे कि देने वाले ने बाकायदा पेशकश की थी और इसे कबूल किया गया था और कब्ज़ा भी दे दिया गया था। देने वाले को पेशकश और कबूलियत की तारीख, वक्त और मकाम भी साबित करना होता है। ऐसा करने में नाकामी इस दावे को नाकाबिल कबूल बना देती है। शरीयत के विरासती कानून की खिलाफ वर्जी कमज़ोर ख़ानदानी अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन के इस्तेहसाल के मुतरादिफ है और ये बिल्कुल नाजायज़ है। किसी फौतशुदा शख्स की जायदाद उसकी वफ़ात के फ़ौरन बाद खुद ब खुद और किसी अथॉरिटी की मदाखलत के बगैर वरसा को मुंतकिल हो जाती है। ये असूल इस्लामी कानून की अवामी पॉलिसी में मजबूती से मौजूद है। हमारे मुख्तसर हुक्म के मुताबिक अबरार हुसैन पर 5 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया था जो इसे 7 दिन के अंदर इस अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना था। हिदायत की जाती है कि जमा करवाई गई रकम ट्रायल कोर्ट के ज़रिए मुकर्रर किया गया कानूनी वरसा में तकसीम की जाए।
अख्तिताम से पहले हम ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि आइन और इस्लाम की वाज़ेह हिदायत के तहत रियासत पर लाजिम है कि ख़वातीन के विरासती हक़ के मौसर और बिला रुकावट हसूल को यकीनी बनाए। ये हक़ इंसानी कानून की अता करदा कोई रियायत नहीं बल्कि एक खुदाई हुक्म है जिसे कुरान मजीद में सरहद के साथ बयान किया गया है। लिहाजा इस हक़ की कोई भी नफ़ी या रुकावट सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि खुदाई अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है। फैसले में कहा गया है कि सकाफ़ती या समाजी रवायात जो ख़वातीन को उनकी जायज़ विरासत से महरूम करती हैं ना दीन में कोई बुनियाद रखती हैं और ना ही इंसाफ में। ये जहालत की वाक़यात है जिन्हें इस्लाम के पैगाम ने मिटाने के लिए जन्म लिया था। रियासत पर यह मुक़द्दस आइनी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी रवायतों का ख़ात्मा करे और ये यकीनी बनाए कि हर औरत को इसके विरासती हक़ के बारे में आगाह किया जाए और उसे यह हक़ ताख़ीर, खौफ या तवील मुकदमेबाजी पर इन्हिसार के बगैर हासिल करने के काबिल बनाया जाए। रियासत को एक फ़ाल और काबिल रसाई निज़ाम कायम करना चाहिए जिसके ज़रिए ख़वातीन की निशानदेही की जाए, उन तक पहुँचा जाए और उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने कानूनी हुकूक़ को हासिल कर सकें। मज़ीद ये कि जो लोग जबर, धोखे या नाजायज़ असर व रसूख के ज़रिए ख़वातीन को इस खुदाई हक़ से महरूम करते हैं उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाए और सज़ा दी जाए। वो माशरा जो अपनी औरतों के विरासती हुकूक़ की पामाली पर खामोश रहे वो आइन की रूह और अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। एक कौम की ताकत उसके कमज़ोर तरीन तबकात के तहफ़्फ़ुज़ में है। वो रियासत जो अपनी औरतों के विरासती हुकूक़ की हिफाजत में नाकाम हो दरअसल मसावात, ईमान और इंसाफ के उसूलों को कायम रखने में नाकाम होती है। ये फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने जुमेरात के रोज़ 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम ये फैसला वो इस्तीफ़े से पहले तहरीर कर चुके थे जो आज जारी किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा अपनी फैमिली के साथ तातीलात पर है जहाँ उनकी फैमिली के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वीडियो बनाते हुए शाहज़ेब खानज़ादा की फैमिली के साथ बदतमीज़ी और बदज़बानी की गई और बाद में इस वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। मगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और सहाफ़ती तंजीमों समेत हर तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ये वाक़या एक शॉपिंग मॉल में पेश आया जब एक खातून शाहज़ेब खानज़ादा के पास आई और उनसे गुफ्तगू करना शुरू की। शाहज़ेब खानज़ादा भी उनसे बात कर रहे थे मगर इस दौरान एक शख्स आया और उसने बदतमीज़ी करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने उस शख्स से कहा कि वो वीडियो बनाना बंद कर दे और गुफ्तगू जारी रखें। मगर उस शख्स ने बदतमीज़ी और बदज़बानी जारी रखी जिस पर शाहज़ेब खानज़ादा वहाँ से आगे बढ़ गए और फिर मज़कूरा शख्स ने मुकम्मल वीडियो का वो हिस्सा जिसमें उस शख्स ने ज़्यादा बदज़बानी या बदतमीज़ी की हुई थी उसे एडिट करके सिर्फ एक हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। शाहज़ेब खानज़ादा की फैमिली के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की खुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने शदीद मजम्मत की है और कहा है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है और वो बिल्कुल भी इसकी हिमायत नहीं करते। PTI बतौर जमात इस वाक़े की मजम्मत करती है। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ उस वक्त बदतमीज़ी करना बहुत ही अफसोसनाक था जब वो अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क थे। सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं और उन्हें बतौर सहाफ़ी रिपोर्टिंग की वजह से कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा की फैमिली के साथ जिन लोगों ने बदतमीज़ी की उनकी निशानदेही करेगी। रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे जो सहाफ़ियों को हरासा करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरीन ने अपने बयान में कहा है कि वो रवैया जिसका शाहज़ेब खानज़ादा को सामना करना पड़ा एक इंतहाई परेशान कुन ट्रेंड की अक्कासी करता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और जिसकी मजम्मत ज़रूरी है। ये किसी एक शख्स या एक मीडिया पर्सन का मामला नहीं बल्कि ये उस ज़हनियत का मसला है जिसे कुछ मखसूस सियासी हलकों की तरफ से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान की मोतबर, गैर जानिबदार, ज़हीन, काबिल, जुर्रतमंद और मोतबर तरीन सहाफ़ती शख्सियात में से नुमाया तरीन शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बदगोई और बदतमीज़ी वो भी उनके घर की ख़वातीन की मौजूदगी में करने वाले गुज़श्ता दहाई की सियासत में मज़ीद पनपने वाली गलाज़त की झलक है। जब कौमी रहनुमा गाली ब्रिगेड को सराहे और अपने हमनवाओं के अलावा सबको बुरे नाम दे तो यही अफसोसनाक रिवायतें पनपती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने शाहज़ेब खानज़ादा की फैमिली को हरासा करने के वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इस पर तशवीश का इजहार किया है। PFUJ ने अपने बयान में मुतालबा किया है कि तमाम सियासी रहनुमाओं, तमाम सियासी जमातों, मीडिया और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से इस वाक़े की फ़ौरी मजम्मत की जाए। हरासानी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन सहाफ़ियों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए जो हसास सियासी, अदालती या दीगर हसास मामलात पर रिपोर्टिंग करते हैं। बयान के मुताबिक PFUJ की क़यादत ने यकीन दहानी करवाई है कि वो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ यकजहती का इजहार करती है और मीडिया बरादरी से अपील करती है कि वो आज़ाद सहाफ़त को हजूम के दबाव और धमकियों से खामोश करवाने की कोशिशों के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाए।
प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।